नमस्ते। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। स्टीफन आर कोवी की अत्यंत प्रभावशाली लोगों की 7 आदतें। हाँ, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। बिल्कुल। ये किताब आई तो 1989 में थी, लेकिन आज भी आप देखिए उतनी ही काम की है। पर्सनल डेवलपमेंट में तो इसे क्लासिक माना जाता है। सही कहा। तो आज हम इसके हिंदी सारांश को आधार बनाकर इसकी जो मुख्य बातें हैं, वो 7 आदतें, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। जरूर। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, ये किताब वाकई कमाल की है। अत्यंत प्रभावशाली लोगों की 7 आदतें। जैसा नाम है वैसा ही इसका असर है। स्टीफन कोवी ने इसे अंग्रेजी में लिखा था और ये सेल्फ हेल्प, लीडरशिप, आदतें सुधारना, इन सब विषयों पर एक तरह से बाइबल बन चुकी है। ये सिर्फ कुछ नुस्खे या टिप्स नहीं है, बल्कि सोचने का एक पूरा तरीका है, एक दर्शन है। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ टिप्स नहीं, आदतें हैं। और किताब का जो दिल है वो यही 7 आदतें हैं। कोवे ने इन्हें बड़े अच्छे ढंग से बांटा भी है। हाँ, वो क्रम बहुत जरूरी है। पहली 3 आदतें वो कहते हैं अंदरूनी जीत या प्राइवेट विक्ट्री से जुड़ी हैं। मतलब पहले खुद पर काम करना, अपना चरित्र बनाना। हाँ। और अगली 3 आदतें हैं बाहरी सफलता या पब्लिक विक्ट्री की ओर, मतलब दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से काम करना। और फिर 7वीं आदत है जो इन सबको बनाए रखती है। बिल्कुल, ये क्रम बहुत मायने रखता है। आप बाहर सफल नहीं हो सकते अगर अंदर से मजबूत नहीं है। पहले अंदरूनी जीत, फिर बाहरी। तो शुरुआत पहली आदत से करते हैं। प्रोएक्टिव बने, बी प्रोएक्टिव। इसका मतलब सीधा सा है कि हम सिर्फ हालात पर रिएक्ट करने के बजाय अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लें, पहल करें। हाँ, सोर्स में भी यही कहा है कि हम अपने विचारों, अपने कामों के मालिक हैं। वो सोच कि हाँ मैं कर सकता हूं या ये मेरी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और इसमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात बहुत गहरी है। मतलब रिएक्शन चुनने की हमारी काबिलियत। सुनने में तो आसान लगता है, पर असल में से अपनाना शायद मुश्किल होता है। हाँ, मुश्किल तो होता है, क्योंकि बचपन से, समाज से हम अक्सर रिएक्टिव होना सीखते हैं। कुछ हुआ नहीं कि तुरंत प्रतिक्रिया दे दी। प्रोएक्टिव होने का मतलब है कि जो भी बाहरी घटना स्टिमुलस हो और जो हमारी प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स हो, उसके बीच में एक स्पेस है, एक गैप। अच्छा। और उस गैप में हमारी आज़ादी है चुनने की। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं है, ये समझना है कि हम प्रोग्राम्ड किए हुए रोबोट नहीं है। हम अपनी स्क्रिप्ट खुद लिख सकते हैं। यहीं पर कोवी वो सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस की बात करते हैं। रिएक्टिव लोग उन चीजों पर ध्यान देते हैं जिन्हें वो बदल नहीं सकते। हाँ, जिन पर कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल। जबकि प्रोएक्टिव लोग अपनी ऊर्जा वहां लगाते हैं जहां वो कुछ कर सकते हैं, जिसे वो प्रभावित कर सकते हैं। ये सोच का एक बुनियादी बदलाव है। और हाँ, ये बाकी सभी आदतों की नींव है। अगर हम मानते ही नहीं कि हम कुछ बदल सकते हैं, तो बाकी आदतें कैसे अपनाएंगे? सही बात है कि हम अपनी ऊर्जा कहाँ लगा रहे हैं। अच्छा, तो मान लिया कि हम जिम्मेदार हैं, हम प्रोएक्टिव हैं, तो अगला कदम क्या? यहीं दूसरी आदत आती है। लक्ष्य को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। बिगिन विद द एंड इन माइंड। मतलब कोई भी काम शुरू करने से पहले या अपनी जिंदगी के बारे में भी सोचते हुए ये पता हो कि जाना कहाँ है, अंत में क्या चाहिए। बिल्कुल, अंतिम परिणाम कैसा दिखना चाहिए, इसकी एक साफ तस्वीर। सोर्स में अपने जीवन का मिशन स्टेटमेंट लिखने की बात कही गई है। ये थोड़ा भारी लगता है, मिशन स्टेटमेंट। इसका असल मतलब क्या है? देखिए, मिशन स्टेटमेंट का सीधा मतलब है अपने जीवन के जो मूल सिद्धांत हैं, जो लक्ष्य हैं, उनको लिखना। ये एक तरह से आपका पर्सनल संविधान बन जाता है। अच्छा, पर्सनल संविधान। हाँ, जो आपको रास्ता दिखाता है, खासकर जो मुश्किल फैसले लेने हों। कोवी कहते हैं कि हर चीज़ 2 बार बनती है। पहली बार दिमाग में, मतलब मेंटल क्रिएशन, और दूसरी बार असलियत में, फिजिकल क्रिएशन। आदत 2 से पहले वाले निर्माण पर जोर देती है, दिमाग में स्पष्टता। जैसे घर बनाने से पहले नक्शा। बिल्कुल सही, वही बात है। जीवन का मिशन स्टेटमेंट भी कुछ वैसा ही है। और ये सिर्फ बड़े लक्ष्यों के लिए नहीं है, रोज के कामों में भी। जैसे कोई मीटिंग है तो जाने से पहले सोचें कि इसे हासिल क्या करना है। छोटा लक्ष्य। हाँ, या कोई प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं तो उसका फाइनल गोल क्या है। सोर्स में वो जो सवाल है ना कि आपकी अंतिम यात्रा पर लोग आपको कैसे याद करें, वो हमें अपने अंदर के सबसे गहरे मूल्यों तक ले जाता है। ये सिर्फ गोल सेटिंग नहीं है, ये तय करना है कि हमारे लिए जरूरी क्या है। ये तो सच में गहरा है। सिर्फ लक्ष्य नहीं, बल्कि मूल्य। और जब हमें पता हो कि जाना कहाँ है, आदत 2, तब आती है तीसरी आदत जो हमें वहां पहुंचाएगी।
सबसे जरूरी काम पहले करें। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। हाँ, एक्शन वाली आदत। ये सुनने में टाइम मैनेजमेंट जैसा लगता है, पर पोवी कहते हैं ये उससे ज्यादा है। ये सेल्फ मैनेजमेंट है। बिल्कुल, स्वयं का प्रबंधन। इसका निचोड़ है, जो जरूरी है उसे गैर जरूरी से ऊपर रखना, भले ही वो एकदम से अर्जेंट ना लगे। यहाँ वो फेमस टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स आता है ना? हाँ, वो 4 क्वाड्रेंट वाला। क्वाड्रेंट 1 जरूरी और अर्जेंट, जैसे कोई इमरजेंसी, डेडलाइन। क्वाड्रेंट 3 अर्जेंट पर जरूरी नहीं, जैसे कुछ फोन कॉल्स, कुछ मीटिंग्स, रुकावटें। अच्छा। क्वाड्रेंट 4 न अर्जेंट न जरूरी, मतलब टाइम वेस्ट करने वाली चीजें। हाँ। ज्यादातर लोग क्वाड्रेंट 1 और 3 में ही उलझे रहते हैं, लेकिन कोवी कहते हैं कि असली प्रभावशालीता, असली ग्रोथ आती है क्वाड्रेंट 2 से। क्वाड्रेंट 2 यानी जरूरी पर अर्जेंट नहीं। इसमें क्या आता है? इसमें आता है प्लानिंग करना, रिश्ते बनाना, नई चीजें सीखना, सेहत का ध्यान रखना, तैयारी करना। ये वो काम है जो अक्सर टल जाते हैं क्योंकि वो अभी चिल्ला नहीं रहे होते। हाँ, तुरंत करने का दबाव नहीं होता। बिल्कुल, लेकिन लंबे समय में यही सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। यहाँ असली चैलेंज है क्वाड्रेंट 3 के कामों को ना कहना सीखना। ओ हाँ, ना कहना। ताकि क्वाड्रेंट 2 के लिए वक्त निकल सके। ये अनुशासन और इच्छा शक्ति की आदत है। सोर्स में कहा भी है, जीवन का नेतृत्व करें, प्रबंधन नहीं। मतलब सिर्फ काम निपटाना जरूरी नहीं, सही काम करना जरूरी है। और क्वाड्रेंट 2 पर फोकस करने के लिए सच में विल पावर चाहिए, क्योंकि अर्जेंट चीजें ध्यान खींचती हैं। तो ये पहली 3 आदतें, प्रोएक्टिव होना, लक्ष्य तय करना और जरूरी काम पहले करना, ये हमें अंदर से मजबूत बनाती हैं। ये हुई अंदरूनी जीत। सही। अब आते हैं उन आदतों पर जो दूसरों के साथ हमारे रिश्ते, हमारे काम से जुड़ी हैं। बाहरी सफलता। चौथी आदत है, सोचें जीत जीत। थिंक विन विन। विन विन मतलब ऐसी सोच रखना कि हर बातचीत में, हर समझौते में सबकी जीत हो सकती है। ये उस कंपटीशन वाली सोच से अलग है कि एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा। बिल्कुल, जीवन कोई जीरो सम गेम नहीं है। सोर्स में इसे जीत जीत कहा है, पर क्या ये हमेशा मुमकिन है? कई बार लगता है कि चीजें लिमिटेड हैं, या एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा ही। हाँ, ये सवाल अक्सर आता है। कोवी मानते हैं कि ज्यादातर स्थितियों में विन विन समाधान खोजना मुमकिन है। कोशिश करनी पड़ती है, पर संभव है। ये सिर्फ अच्छा बनने या नाइस होने की बात नहीं है। ये एक सिद्धांत पर आधारित है, जिसे वो कहते हैं अबंडेंस मेंटालिटी, यानी ये मानना कि दुनिया में सबके लिए पर्याप्त सफलता, खुशी, मौके हैं। अच्छा, सबके लिए काफी है। हाँ, जबकि विन लूज, मैं जीतूं तुम हारो, या लूज विन, तुम जीतो मैं हार जाऊं, या सबसे बुरा लूज लूज, दोनों हारें, ये सोच लंबे समय में रिश्तों को खराब करती है। सही बात है। विन विन सोचने के लिए कोल्वी 2 चीजों का बैलेंस जरूरी मानती हैं। साहस, करेज, अपनी बात, अपनी जरूरतें रखने का साहस, और विचारशीलता, कंसिडरेशन, दूसरे की बात, उसकी जरूरतें समझने और उनका सम्मान करने की क्षमता। साहस और विचारशीलता, दोनों का संतुलन। हाँ, जब ये दोनों मिलते हैं तब परिपक्वता आती है, और तब विन विन की संभावना बढ़ती है। ये आपसी सम्मान और आपसी लाभ पर आधारित है। और हाँ, शायद हर बार 100% विन विन ना हो पाए, पर उस इरादे से शुरू करना ही बहुत फर्क लाता है। कभी कभी नो डील यानी समझौता न करना भी एक विन विन विकल्प हो सकता है, अगर सही समाधान न मिले। इस संतुलन वाली बात बहुत जरूरी है, और दूसरों की जरूरतें समझने के लिए ये जरूरी है कि हम उन्हें सुने। यही 5वीं आदत आती है, जो मुझे पर्सनली बहुत पावरफुल लगती है। पहले समझें, फिर समझाएं। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, देन टू बी अंडरस्टूड। ये बहुत जरूरी है। इसका सार है कि अच्छी बातचीत के लिए हमें पहले सामने वाले को सच में समझना होगा, उसकी बात, उसकी भावनाएं, उसका नजरिया। और ये सिर्फ चुप रहना नहीं है, ये है सहानुभूतिपूर्ण सुनना। एम्पैथेटिक लिसनिंग। हाँ, सहानुभूति। हम अक्सर गलती ये करते हैं कि हम सुनते हैं जवाब देने के लिए, अपनी बात कहने के लिए, समझने के लिए नहीं। बिल्कुल सही कहा। और ये आदत शायद सबसे मुश्किल आदतों में से एक है, क्योंकि हमारा जो ईगो है ना, वो बीच में आ जाता है। हम सलाह देने, अपना एक्सपीरियंस बताने या बहस जीतने के लिए इतने उतावले होते हैं कि हम सच में दूसरे इंसान की दुनिया में झांकने की कोशिश ही नहीं करते। सही।
सहानुभूति से सुनने का मतलब है खुद को दूसरे की जगह रखकर महसूस करना, उनकी आंखों से दुनिया देखना। सोर्स में वो डॉक्टर वाला उदाहरण है ना। हाँ, डायग्नोज बिफोर यू प्रेस्क्राइब, इलाज से पहले निदान। बिल्कुल, कोई अच्छा डॉक्टर बिना बीमारी समझे दवा नहीं देता। वैसे ही किसी को सलाह देने या अपनी बात मनवाने से पहले उसकी स्थिति, उसकी प्रॉब्लम, उसकी फीलिंग्स को समझना जरूरी है। जब लोगों को लगता है कि उन्हें सच में समझा गया है, तभी वो आपकी बात सुनने को तैयार होते हैं। ये विश्वास बनाने का सबसे पक्का तरीका है। सोचिए, अगर लीडर्स, पेरेंट्स, पार्टनर्स सब इस आदत को अपना लें तो कितनी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। वाकई, इसका असर तो बहुत गहरा हो सकता है। और जब हम एक दूसरे को समझने लगते हैं, आदत 5, और विन विन की सोच रखते हैं, आदत 4, तो फिर छठी आदत के लिए स्टेज तैयार होता है। तालमेल से कार्य करें, सिनर्जाइज। सिनर्जी, हाँ। तालमेल इसका मतलब है कि जब लोग मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे को जो डिफरेंसेस हैं उनका सम्मान करते हुए, तो वो कुछ ऐसा बना सकते हैं तो अकेले कभी नहीं कर पाते। सोर्स में कहा है 1+1=3 या उससे भी ज्यादा। ये गणित थोड़ा अजीब है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब अलग अलग नजरिए, अलग अलग अनुभव, अलग अलग ताकतें एक साथ आती हैं, तो जो नतीजा निकलता है वो उन अलग अलग हिस्सों के जोड़ से कहीं ज्यादा बड़ा और बेहतर होता है। अच्छा। ये सिर्फ टीम वर्क या सहयोग, कोऑपरेशन नहीं है। ये है रचनात्मक सहयोग, क्रिएटिव कोऑपरेशन। सिनर्जी तब होती है जब हम मतभेदों को, डिफरेंसेस को प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक मौका मानते हैं। ओके। अलग अलग आइडियाज के टकराने से ही तो नए आइडियाज निकलते हैं। मान लीजिए एक टीम में कोई बहुत लॉजिकल है, कोई बहुत क्रिएटिव है, कोई बहुत डिटेल में जाता है। अगर वो एक दूसरे की ताकत का सम्मान करें और मिलकर काम करें तो वो ऐसा समाधान निकाल सकते हैं जो अकेले किसी के बस का नहीं था। लेकिन ये तभी होता है जब टीम में विश्वास हो, जो आदत 5 से बनता है, और सबका लक्ष्य विन विन हो, आदत 4 से। सोर्स में एक विचार है, अनेकता में एकता। ये तालमेल का अच्छा वर्णन है। इसके लिए खुला दिमाग और विनम्रता चाहिए। ये मानना कि मेरा तरीका ही अकेला या बेस्ट तरीका नहीं है। ये छठी आदत तो वाकई पिछली सभी आदतों का नतीजा लगती है। प्रोएक्टिव होकर, लक्ष्य बनाकर, जरूरी काम करके, विन विन सोचकर, दूसरों को समझकर हम तालमेल बना सकते हैं। लेकिन इन सबको बनाए रखने के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी? यही 7वीं और आखिरी आदत आती है, आरी को धार देते रहें, शार्पन द सॉ। हाँ बिल्कुल, मेंटेनेंस। ये नाम एक कहानी से आता है जिसमें एक लकड़हारा पेड़ काट रहा है, थक गया है, पर आरी तेज करने के लिए रुकना नहीं चाहता। उसे लगता है टाइम वेस्ट होगा। कुवे भी कहते हैं कि हमें अपनी आरी यानी खुद को, अपनी क्षमताओं को लगातार तेज करते रहना चाहिए। बिल्कुल, ये आदत है पर्सनल रिन्यूअल की, खुद को नया करते रहने की। कोवी कहती हैं कि हमें अपनी सबसे बड़ी संपत्ति यानी खुद को 4 जरूरी डायमेंशंस में लगातार बेहतर बनाते रहना चाहिए। 4 डायमेंशंस कौन कौन से? पहला है शारीरिक, फिजिकल, मतलब एक्सरसाइज, अच्छा खाना, पूरा आराम, स्ट्रेस मैनेजमेंट। हमारा शरीर ही तो हमारा औजार है। ठीक है। दूसरा है मानसिक, मेंटल, पढ़ना, लिखना, सीखना, प्लान करना, सोचना, दिमाग को शार्प रखना। हाँ। तीसरा है सामाजिक, भावनात्मक, सोशल, इमोशनल, दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाना, सहानुभूति रखना, सेवा करना, अपना इमोशनल बैंक अकाउंट भरना। ओके। और चौथा है आत्मिक, स्पिरिचुअल, अपने मूल्यों से जुड़ना, मेडिटेशन करना, प्रकृति में वक्त बिताना, कुछ प्रेरणादायक पढ़ना जो जीवन को अर्थ दे। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और आत्मिक। हाँ, और ये चारों जुड़े हुए हैं। एक कमजोर होता है तो बाकियों पर असर पड़ता है। ये 7वीं आदत ही बाकी 6 आदतों को संभव बनाती है और उन्हें टिकाऊ रखती है। अगर हम अपने आरी तेज नहीं करेंगे तो हम प्रभावी कैसे रहेंगे? थक जाएंगे, बर्नआउट हो जाएगा। सही बात है। ये कोई लग्जरी नहीं है, ये जरूरत है। सोर्स में एक अच्छी बात कही है, दौड़ते रहो से बेहतर है दिमाग से दौड़ो और फिर आराम करो। मतलब लगातार घिसते रहने से अच्छा है कि रुककर खुद को रिचार्ज करें। तो अगर हम इन सभी आदतों को एक साथ देखें तो कुछ बड़े संदेश सामने आते हैं। पहला, कि असली प्रभावशीलता चरित्र से आती है, कैरेक्टर एथिक, न कि सिर्फ पर्सनैलिटी या तकनीक से, पर्सनैलिटी एथिक। ये आदतें हमारे कैरेक्टर का हिस्सा बननी चाहिए। बिल्कुल, नींव चरित्र है। दूसरा, अंदरूनी जीत जैसे आत्मानुशासन, बाहरी सफलता जैसे अच्छे रिश्ते, टीम वर्क से पहले आती है और उसकी बुनियाद है। हाँ, क्रम महत्वपूर्ण है।
और तीसरा, ये आदतें यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स पर आधारित हैं, जैसे जिम्मेदारी, ईमानदारी, सम्मान, सहयोग, जो हर समय हर जगह लागू होते हैं। सही। इन सब का मतलब क्या है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए? मतलब बहुत सीधा और गहरा है। ये सिद्धांत से बड़े मैनेजर्स या सीईओज के लिए नहीं है। ये हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी को ज्यादा मीनिंगफुल, ज्यादा बैलेंस्ड और ज्यादा इफेक्टिव बनाना चाहता है। हर किसी के लिए? हाँ, चाहे कोई स्टूडेंट हो, घर संभाल रहा हो, नौकरी कर रहा हो या अपना बिजनेस। ये आदतें हमें बेहतर इंसान, बेहतर पार्टनर, बेहतर पेरेंट, बेहतर नागरिक बनने में मदद करती हैं। ये बताती हैं कि कैसे हम हालात के शिकार बनने के बजाय अपनी जिंदगी के ड्राइवर बन सकते हैं। बिल्कुल। सोर्स में भी यही बात है। ये किताब सच में हर किसी के लिए है जो खुद को बेहतर बनाना चाहता है। ये सिर्फ क्या करना है नहीं बताती, बल्कि क्यों करना है और कैसे करना है का एक पूरा फ्रेमवर्क देती है। बिल्कुल। तो आज हमने स्टीफन कोवी की इस क्लासिक किताब अत्यंत प्रभावशाली लोगों की 7 आदतें की दुनिया में एक सफर किया। हमने उन 7 आदतों को समझा। प्रोएक्टिव बने, लक्ष्य ध्यान में रखकर शुरू करें, जरूरी काम पहले करें, जीत सोचें, पहले समझें फिर समझाएं, तालमेल से काम करें और आरी को धार देते रहें। 7 आदतें। और याद दिला दें कि ये किताब हिंदी में अत्यंत प्रभावशाली लोगों की 7 आदतें नाम से उपलब्ध है। कई पब्लिशर्स ने छापी है और ये ऑनलाइन स्टोर्स और बुक स्टोर्स पर आसानी से मिल जाती है। और हाँ, अगर कोई इसे डिजिटल रूप में पढ़े या सुने तो हमेशा वैलिड सोर्स से ही लेना बेहतर है। और इस चर्चा को खत्म करते हुए एक विचार सबके लिए छोड़ना चाहूंगी। इन 7 शक्तिशाली आदतों के बारे में जानना एक बात है, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब हम इन्हें अपनी जिंदगी में उतारते हैं। शायद सबसे जरूरी सवाल ये नहीं है कि क्या ये आदतें अच्छी हैं, बल्कि ये है कि मेरे लिए अभी कौन सी एक आदत पर काम करना सबसे बड़ा पॉजिटिव फर्क ला सकता है। अच्छा सवाल है। जरूरी नहीं कि 7 पर एक साथ हमला बोल दिया जाए। शायद किसी एक आदत से शुरुआत करना, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना एक बहुत शक्तिशाली पहला कदम हो सकता है। वो पहली आदत कौन सी होगी? सोचने वाली बात है कि शुरुआत कहाँ से करें। बहुत ही जरूरी सवाल। और इसी विचार के साथ आज की ये गहरी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।